जय हिंद आप सभी को। आज यूटेरिया 7500 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पढ़ेंगे। इसके पहले जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। और बहुत लोग बोल रहे हैं ना इसका प्लेलिस्ट सर बना दीजिए। इसका प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा ना, इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इसका स्पेशल प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। और जो भी लोग जिनका भी प्रैक्टिस सेट 8 तक छूट गया है, सभी लोग जो है ना अच्छे से रिविजन कर लीजिए। और इसका टोटल PDF जो है ना 1 से लेकर 8 तक हम सारा भेज चुके हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास को सभी लोग देखा कीजिए। और सभी क्लास को जो ना हर जगह शेयर ज़रूर कीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप है जो भी तैयारी करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर आज 9 कंप्लीट करते हैं। आप लोग जो है ना क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा ना कि हाँ कहाँ पे जो है ना कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कौन सा क्वेश्चन क्या था नहीं था। क्योंकि हम हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, आपको 100% आपको याद होगा। बशर्ते आप पूरा ध्यान से देखिएगा तभी। देखिए यही है ना, ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से है। एक टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए स्टडी ग्रुप में। जितने भी लोग हैं ना और भी तैयारी करने वाले सभी लोग को मतलब फ़ायदा तो होगा ना। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग क्लास इतना लाया जाता है। और इतना अच्छे तरीके से ना, ये मेरा मकसद ये नहीं होता है ना कि आपको बस 20 मिनट में 10 मिनट में आपको पूरा क्लास ख़त्म करवा दें। मेरा मकसद ये होता है कि आपको 100% आपका क्वेश्चन याद हो। क्यों? और इसका जो है ना शाम में, एक इंपॉर्टेंट बात, इसका शाम में जो है ना 7 PM में टेस्ट होता है। एक जो है डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट ग्रुप होगा, आप उस पर लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। तो टेस्ट इसका भी देना है आपको, यहाँ से क्लास करना है और शाम में 7 बजे टेस्ट देना है। तो सभी लोग टेस्ट जरूर दिया कीजिए, तभी आपको पता चलेगा ना कि हम कितना पानी में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, देखिए कह रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाए रखने में प्रयोग होता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है, बताइए किसका प्रयोग होता है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक कार्बन का होता है। किसका होता है? जिंक कार्बन का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है, तो जिंक कार्बन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर दो पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम है जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? बी होगा। पर्याप्त ऊर्जा है, पर्याप्तम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित ऊर्जा हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, तो पर्याप्तम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित ऊर्जा क्या होती है? हो जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लंबी कूद, कह रहा है कि लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है, बताइए। लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है, क्या कारण है, बताइए। तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। क्या है? क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। इस बुक में जो है ना फुल्ली NCERT क्वेश्चन डाला हुआ, आप इसको पूरा सेट को देखिएगा ना और अब महसूस कीजिएगा कि हाँ क्वेश्चन जो है ना कितना अच्छे से इसमें क्वेश्चन को सेट किया गया सर के द्वारा। तो इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। बाकी जो एग्ज़ाम देखिए नज़दीक अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जब हो जाएगा ना, तो देखिए मतलब 10 तारीख या 15 तारीख के बाद इसका 2 प्रैक्टिस सेट आपको डेली करवाएंगे, कि जल्दी से जल्दी ना आपका ख़त्म हो जाए। और पीछे जो प्रैक्टिस सेट छूट गया है एडुटेरिया 5000 का, उसका भी आपको हम प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। तो ये दोनों बुक को जो है ना, एडुटेरिया 5000 का और एडुटेरिया 7500 का जो न्यू बुक आया है, दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आपको जितने भी एग्जाम आप आगे का दीजिएगा ना, आपको बहुत सारे एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए इस बुक को अच्छे से रट जाइए एकदम। बार बार क्लास देखिए, एक बार क्लास अच्छे से देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद होगा। नहीं यार, एक बार थोड़ा और कन्फ्यूजन लगे, जब टेस्ट दीजिएगा फिर दोबारा क्लास को देख लीजिएगा। ऑटोमेटिक है ना कि 100% क्लास से क्वेश्चन याद हो जाएगा देखने से। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था ना कि लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। याद रखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किस में, बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग करते हैं किस में करते हैं, तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साबुन के निर्माण में करते हैं। किस में करते हैं? साबुन के निर्माण में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग करते हैं साबुन के निर्माण में करते हैं। कहाँ करते हैं? साबुन के निर्माण में करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? तो साबुन के निर्माण में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है नहीं पाया जाता है, बताइए। न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है नहीं पाया जाता है, बताइए कौन नहीं पाया जाता है। तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वाडिनिन जो है नहीं पाया जाता है, लेकिन साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन जो है ना न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल में कौन नहीं पाया जाता है, तो ग्वाडिनिन नहीं पाया जाता है, लेकिन साइटोसिन,
थायमीन और एडेनिन जो है ना न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नवसादर और नमक के मिश्रण से नवसाधन को कैसे अलग कर सकते हैं, बताइए। नवसादर और नमक के मिश्रण को नवसादर को कैसे अलग कर सकते हैं? तो क्या होगा बताइए इसका आंसर। 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवपातन द्वारा। क्या होगा? ध्रुवपातन द्वारा अलग कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन जो है ना संश्लेषी वर्णक नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल है, कैरोटेनॉइड है और फाइकोबिलिन है। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी जो है ना वर्णक नहीं है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथोसाइनिन नहीं है, लेकिन फाइकोबिलिन और क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड ये सब क्या है? तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु भोजी को सही रूप में जो है ना संदर्भित करता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी है, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। क्या है? जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है? तो जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा कोशिकांग जो है ना श्वसन क्रिया से क्या संबंधित है, बताइए। कौन सा कोशिकांग है? कह रहा है इनमें से कौन सा कोशिकांग जो है श्वसन क्रिया से संबंधित है, बताइए कौन सा होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइट्रोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर जो है ना कोशिकाओं का औसत अनुपात कितना होता है, बताइए। मानव शरीर में बोल रहा है कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का जो औसत अनुपात होता है वो कितना होता है? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:600 होता है। कितना होता है? 1:600 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए मिलान को जन मिलाइए। नीचे दिए कथन को क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ देखिए वहाँ पे अध्ययन क्या दिया हुआ है, कुछ किसका अध्ययन कहाँ पे करते हैं, देखिए इसको मिलाते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हड्डियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? हड्डियों का अध्ययन। तो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हड्डियों का अध्ययन करते हैं। और टेरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो तितलियों का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा। तो टेरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तितलियों का अध्ययन करते हैं। और माइकोलॉजी में जो है ना कवक का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में बोलेगा कवक का अध्ययन करते हैं, इसका सामने सामने सब आंसर था। और फाइकोलॉजी में किसका करते हैं? शैवालों का अध्ययन। तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन और शैवालों का अध्ययन बोलेगा तो फाइकोलॉजी। फिर से देखिए, ऑर्निथोलॉजी बोलेगा तो पक्षियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी बोलेगा तो हड्डियों का अध्ययन, और टेरियोलॉजी बोलेगा तो तितलियों का अध्ययन, और माइकोलॉजी बोलेगा तो कवक का अध्ययन कहलाएगा। ठीक है। तो इसका 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ABCD होगा। इसका लगातार आंसर था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में जो ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता? बताइए कौन सा हार्मोन जो है जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीन नहीं पाया जाता, लेकिन इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एडेनिन ये सब क्या है? जानवरों में पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीन जो है ना जानवरों में नहीं पाया जाता है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा हार्मोन जो है जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जानवरों में नहीं पाया जाता, लेकिन इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन क्या है? तो जानवरों में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बताइए डीएनए में जो है ना कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटोस पाया जाता है। कौन पाया जाता है? पेंटोस पाया जाता है। तो डीएनए में जो है ना कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोस पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? बताइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, थेरीगाथा नहीं है। क्या है? थेरीगाथा नहीं है, लेकिन आचारंग सूत्र है, और सूत्र कीर्तांग है, और बृहद कल्प सूत्र है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरीगाथा नहीं है, लेकिन आचारंग सूत्र है, और सूत्र कीर्तांग है, बृहद कल्प सूत्र क्या है? तो जैन साहित्य का भाग है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 16 का क्या होगा? ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? बताइए कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। क्या होगा? सातवाहन। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि प्राचीन काल के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? बताइए
कह रहा है प्राचीन काल के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र में, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दीवाने मखफी शीर्षक कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? बताइए। दीवाने मखफी बोल रहा है शीर्षक कविताएं किसके द्वारा लिखी गई है? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? जेबू निसा। क्या है? जेबू निसा। तो दीवाने मखफी जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है? तो जेबू निसा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कह रहा है कि निम्नलिखित स्मारकों और उनसे संबंधित स्मारकों समेत शासकों से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें मिलाना है, देखिए मिलाते हैं इसका जो है ना, मिलाते हैं क्या है आप लोग बताइए कि क्या होगा। पढ़िए पूरा ऑप्शन को, क्या होगा बताइए। देखिए दोहरा गुंबद का बोलेगा, दोहरा गुंबद का निर्माण किसने करवाया? दोहरा गुंबद का निर्माण ना सिकंदर लोदी करवाया था। कौन? सिकंदर लोदी करवाया था, याद रखिएगा। दोहरा गुंबद का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी करवाया था, याद रखिएगा। और जो है ना अष्टभुजीय मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो अष्टभुजीय मकबरा का निर्माण जो है ना सिरसा करवाया था। कौन करवाया? सिरसा करवाया था। और जो है अगला देखिए सत मेहरा बीए मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? इसका तो निर्माण जो है ना बलवन करवाया था। कौन करवाया था? बलवन करवाया था। और गोल गुंबद का निर्माण जो है ना मोहम्मद आदिल शाह करवाया था। कौन करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह करवाया था। देखिए फिर से दोहरा गुंबद बोलेगा सिकंदर लोदी करवाया था। अष्टभुजीय मकबरा का निर्माण शेरशाह करवाया था, ठीक है। अष्टभुजीय मकबरा का निर्माण शेरशाह सूरी करवाया था। और सत मेहरा बीए मकबरा का निर्माण बलवन करवाया था। और गोल गुंबद का निर्माण जो है ना मोहम्मद आदिल शाह करवाया था। इसका 20 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 1 3 2 होगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 21 पे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस युद्ध में मैसूर कह रहा है कि किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ना रहने का निर्णय किया था? बताइए। कह रहा है कि किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? बताइए। 21 का आंसर क्या होगा? 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या होगा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो कह रहा है किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? तो ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। बताइएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? बताइए। याद रखिएगा ना, प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था ना 1767 से 69 के बीच हुआ था। 1767 से 69 के बीच हुआ था, 69 के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और यहाँ पे बात करें कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ए हुआ था 1780 से 84 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच हुआ था, याद रखिएगा। ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। और देखिए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तीसरा का बात करें तो ये 1790 से 92 के बीच हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर बोलेगा 1790 से 92 के बीच हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और चौथा का बात करें, चौथा कब हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1798 से 99 के बीच हुआ था। 1798 से 99 के बीच हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा 1768 से 69 के बीच हुआ था। और दूसरा बोलेगा तो 80 से 84 के बीच हुआ था। और तीसरा बोलेगा 1790 से 92 के बीच हुआ था। और चतुर्थ बोलेगा 1798 से 99 के बीच हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन ये 22 पे कह रहा है कि सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? बताइए क्या होगा। कह रहा है कि सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम शाह सरकी ने। कौन किया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। तो कह रहा है कि सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये किया था इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। आइए क्वेश्चन आइए 23 पे कह रहा है कि मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों तथा नावों की व्यवस्था करना था? बताइए क्या होगा। कह रहा है कि मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? मीर ए बहर। क्या है? मीर ए बहर, याद रखिए क्या होगा? मीर ए बहर होगा। कि मुगल काल में निम्न में से किस एक अधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना पड़ा था? मीर ए बहर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? बताइए। कह रहा है 1857 के विद्रोह के पश्चात मतलब बाद ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रांत से नहीं किया था लेकिन गोरखा से किया था, सिख है पंजाबी से किया था, ये दोनों से क्या है किया था, लेकिन मध्य प्रांत से जो है ना नहीं किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था?
तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में 1918 में किया था। कौन कहाँ किया था? अहमदाबाद में 1918 में किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की चयन कीजिए, मतलब पहचान कीजिए कौन सा समाचार पत्र जो है ना किसका है, गलत है लिखा हुआ है। ये क्रांतिकारी गतिविधियों के समाचार पत्र के गलत युग्म की चयन कीजिए, इसमें कौन जो है गलत है। देखिए जमींदार पत्र का जो है ना इसका कौन लिखे थे? जफर अली खान थे। कौन थे? जफर अली खान लिखे थे। अब भवानी मंदिर समाचार पत्र का किसने लिखा था? बरिंद्र कुमार घोष लिखे थे। कौन थे? बरिंद्र कुमार घोष लिखे, बिल्कुल क्या है, सही है। अब फ्री हिंदुस्तान अखबार का जो किसने लिखा? तारकनाथ दास लिखा था। कौन लिखे थे? तारकनाथ दास लिखे थे। लेकिन संध्या का बात करें, संध्या का क्या होगा? सचिंद्रनाथ सन्याल, ये गलत है। क्या ये गलत है? इसका जो होगा ना ब्रह्मा बांधव उपाध्याय होगा। क्या होगा? ब्रह्मा बांधव उपाध्याय होगा। क्या होगा? ब्रह्मा बांधव उपाध्याय लिखे थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो संध्या के लेखक कौन है? तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय है। और जमींदार का बोलेगा जफर अली खान है। भवानी मंदिर का बरिंद्र कुमार घोष है। और फिर हिंदुस्तान का बोलेगा तारकनाथ दास है। ये सब पॉइंट याद रखिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो गलत है। तो संध्या के लेखक कौन थे? तो ब्रह्मा बांधव राव उपाध्याय थे, याद रखिए, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत भारतीयों के लिए? बताइए किसने कहा था? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। क्या कहा था? भारत भारतीयों के लिए है, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे करा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग जो है ना, इसका प्रचलित नाम था साइमन कमीशन था, की नियुक्ति की घोषणा की थी? बताइए किसने किया था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग जिसका प्रचलित नाम क्या था? साइमन कमीशन था, की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? बताइए क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 28 का सी होगा, स्टैनली बाल्डविन। क्या होगा? स्टैनली बाल्डविन। क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है 1858 के अधिनियम द्वारा भारत सरकार का भारत पर शासन किया जाना था। बताइए किसके पर? किस पर? कह रहा है कि 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था, किसके द्वारा, किस पर करना था? बताइए। तो 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। क्या है? ब्रिटिश क्राउन के नाम पे। तो कह रहा है सन जो है ना 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन जो है किया जाना था, तो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग से सदस्य थे? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1, 2, 3 कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और कौन थे? के एम पन्नीकर थे। तो तेज बहादुर सप्रू क्या थे? नहीं थे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए नए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे और फजल अली थे और के एम पन्नीकर थे। ये तीनों थे, लेकिन तेज बहादुर सप्रू जो है नहीं थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 30 का ए होगा। आगे क्वेश्चन आए 31 पे कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा जो है ना सही है? बताइए। कह रहा है कि आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? बताइए। इसमें नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कौन सा जोड़ा जो है ना सही है? बताइए क्या होगा? तो 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? 1 और 2 क्या है? सही है। यहाँ पे कृषि दिया, पद्धति दिया, क्षेत्र दिया। तो झूम कृषि जो है ना दक्षिण पूर्वी एशिया में बिल्कुल सही है। और मिल्पा बोलेगा तो मैक्सिको में, क्या है? सही है। तो लद्दाख बोलेगा श्रीलंका, ये क्या है? गलत है। तो 2 ही सही था। झूम कृषि बोलेगा तो दक्षिण पूर्वी एशिया और मिल्पा बोलेगा तो मैक्सिको होगा। म से मिल्पा, मैक्स से मैक्सिको। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है। 31 का बी होगा। आगे क्वेश्चन 32 पे कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वृद्धि वाला दर वाला राज्य जिला कौन सा है? बताइए। कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? कुरनकुम्मे है। क्या है? कुरनकुम्मे, कुरंगकुम्मे है। क्या है? कुरनकुम्मे। तो कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो कुरंगकुम्मे है। क्या है? कुरनकुम्मे। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है ना केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है यूटी कौन है या केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? पुडुचेरी है। क्या है? पुडुचेरी। आगे ये कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्रशासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। न्यूनतम में पूछा है, न्यूनतम में कौन सा यूटी में? बताइए क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? दादरा नगर हवेली है। क्या है? दादरा नगर हवेली है। आगे क्वेश्चन बनाइए 35 पे कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है?
इसमें कह रहा है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है। देखिए इसमें कौन सा कथन पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि राज्यसभा जो है एक अस्थायी निकाय होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। राज्यसभा जो होता है एक अस्थायी निकाय है, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा जो है इसमें इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विविध गठित किया गया था, बिल्कुल क्या है, सही है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। आगे कह रहा है इसके जो है ना राज्यसभा के इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये क्या है, गलत है। प्रत्येक वर्ष नहीं होता, प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। क्या, प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तब वो क्या होगा, सही होगा। जिसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। इसमें सही क्या था कि राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी निकाय है, सही है। और इसे जो है 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विविध गठित किया गया था, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसके जो सदस्य होते हैं ना, प्रत्येक जो है मतलब 1/3 सदस्य जो होता है प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष में क्या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पे 2 वर्ष होगा, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी इधर गलत है। बाकी 3 क्या है, 1 2 3 क्या है, सही है। आगे क्वेश्चन 36 पे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर न्यायिकों को उपलब्ध है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार जो है गैर न्यायिकों को उपलब्ध है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक निराकरण अधिकार है। क्या है, संवैधानिक निराकरण अधिकार है। आगे क्वेश्चन 37 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन जो है ना कार्यपालिका का अंग है, बताइए कौन सा है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, उप निरीक्षक पुलिस है। क्या है, उप निरीक्षक पुलिस है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है एक कार्यपालिका का अंग है, तो उप निरीक्षक पुलिस है। क्या है, उप निरीक्षक पुलिस है। आगे क्वेश्चन 38 पे कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है, बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों में केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एक क्या है, अर्ध संघीय। क्या है, भारत एक अर्ध संघीय है। और क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब कोई राज्य जो है ना राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी संसद करता है। कौन करता है, संसद करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि भारत में किसी केंद्रशासित प्रदेश का जो है ना दैनिक कामकाज कौन देखता है, बताइए। भारत में किसी केंद्रशासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उपराज्यपाल देखता है। कौन देखता है, उपराज्यपाल देखता है। आगे ये कह रहा है बिंबावती देवी जो है ना किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है, बताइए। बिंबावती देवी जो है किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी का है। क्या है, मणिपुरी का है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 पे कह निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, बताइए क्या होगा। कह निम्नलिखित में से किस त्यौहार को जो है ना विजय उत्सव के नाम से जानते हैं। तो 42 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, हम्पी मेला। क्या है, हम्पी मेला। आगे क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है IBM जो है 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, बताइए। IBM 360 कंप्यूटर जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, तृतीय पीढ़ी का है। किसका है, तृतीय पीढ़ी का है। आगे ये कह रहा है इनमें से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, बताइए। रनिन में से जो है ना किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो 44 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए लोसर। क्या है, लोसर कहाँ का है, लद्दाख का। या तक लोसर कहाँ का है, लद्दाख का है। तो यहाँ पे कह रहा है तिब्बती नव वर्ष जो है ना के रूप में मनाया जाता है कौन, तो लोसर। क्या है, लोसर। और लोसांग बोलेगा तो कहाँ है, लोसांग बोलेगा सिक्किम का है। लोसांग बोलेगा सिक्किम का है, त्यौहार है। आगे क्वेश्चन 45 पे रनिन में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है, बताइए। रनिन में से जो है ना क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, खाद्य वस्तुएं नहीं आता, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा आता है, सड़क आता है, ये दोनों आता है, लेकिन खाद्य वस्तुएं जो है नहीं आता है। तो कह रहा है इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं में श्रेणी में नहीं आता। तो खाद्य वस्तुएं नहीं आता, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और सड़क जो है सार्वजनिक वस्तुओं में आता है। आगे क्वेश्चन 46 पे कह रहा है युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, बताइए। युवा संगम पोर्टल जो है किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया। किसके द्वारा जारी किया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा संगम पोर्टल जारी किया गया है। आगे क्वेश्चन 47 पे कह रहा है कि M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा। कह रहा है M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, किसके द्वारा। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। क्या है, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो क्वेश्चन कर रहा था कि M.K. गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यताओं का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। आगे क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, बताइए क्या होगा, कौन सा कर है।
कह रहा है कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे जो है ना प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, दोनों में बांट दिया जाता है। तो कौन सा कर होगा बताइए, ये जो होगा कौन सा शुल्क होगा? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। आगे क्वेश्चन नंबर 49 पे करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गारो हिल्स नहीं है, लेकिन पूर्वी हिमालय है, सुंडालैंड है, पश्चिमी घाट, ये सब क्या है? तो भारत का जो है विश्व स्तर पे क्या है? तो राष्ट्रीय हॉटस्पॉट है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट है? तो हॉटस्पॉट नहीं है, तो गारो हिल्स नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय है, सुंडालैंड है। और एक क्वेश्चन लास्ट पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर परिस्थितियों तंत्र है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे स्थिर परिस्थितियों तंत्र है? तो प्रयास का सही उत्तर क्या होगा? प्रयास का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री परिस्थितिकी तंत्र है। क्या समुद्री परिस्थितिकी तंत्र है? तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे जो है ना कौन सा सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्री परिस्थितिकी तंत्र है, याद रखिएगा। तो ये सेट नंबर था, सेट नंबर कितना था? 9, सेट नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। बाकी अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 10 देखेंगे। बाकी सभी क्लास को जो है हर ग्रुप में शेयर कीजिए और जो है ना बाकी सभी क्लास को देखिए, तभी जो है ना आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि पूरा क्लास नहीं देखिएगा जब तक आपको जो है ना पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देख रहे हैं क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है, आपको लग रहा है कि कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो हर सेट को जो है अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जितने भी क्लास आता है ना इस चैनल पे, सभी क्लास को अच्छे से बारीकी से देखिए, तभी आप जो है अच्छा कर पाइएगा एग्जाम में। तो मिलते हैं। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लिंक पे क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक जहाँ पे पीडीएफ डालते हैं, एक जहाँ पे टेस्ट ग्रुप होता है, मतलब जहाँ पे टेस्ट होता है, दोनों लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे आपको टेस्ट देना है। शाम में 7 PM में टेस्ट होता है, शाम में 7 PM में डेली टेस्ट होता है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।